चलिए आज हम थोड़ा सा साइकोलॉजी का अर्थ और साइकोलॉजी क्या है बार उस दिन हम बता चुके हैं, फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो शब्द है आपका वो पेपर में क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी शब्द किससे लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, या शब्द एक कैसा है। तो साइकोलॉजी शब्द कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। और भाषा इसकी कौन सी है? यूनानी। साइकोलॉजी शब्द जो अगर हम PSYCHOLOGY पूरा जो वर्ड जो इंग्लिश का वर्ड है ये अंग्रेजी वर्ड है और ये यूनानी भाषा से लिया गया है। ठीक है, साइकोलॉजी वर्ड कैसा है? ये अंग्रेजी वर्ड है और ये लिया गया है यूनानी भाषा से। ठीक, ये आपका वर्ड कैसा है? अंग्रेजी वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है और किस भाषा से लिया गया? यूनानी भाषा से लिया गया, यूनानी भाषा से लिया गया है। ठीक है, अब जो साइकोलॉजी है इसके दो अर्थ आते हैं सामने आपके, एक तो साइको और दूसरा आपका लोगस। साइको का अर्थ होता है आत्मा। साइको का अर्थ क्या होता है? आत्मा। हिंदी अर्थ क्या है इसका? आत्मा। लोगस का हिंदी अर्थ क्या है? अध्ययन। ठीक है, साइको का अर्थ है आत्मा और लोगस का हिंदी अर्थ क्या है? अध्ययन। ठीक है ना। तो जो आपका साइकोलॉजी शब्द है ये आपका भाषा हो गई आपकी अंग्रेजी और भाषा हो गया आपकी यूनानी और शब्द हो गया आपका अंग्रेजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी का अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर में क्वेश्चन आएगा। यह साइकोलॉजी शब्द है, क्वेश्चन को समझना। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? साइकोलॉजी शब्द है, सिर्फ इतना क्वेश्चन है। और पहला ऑप्शन होगा यूनानी, दूसरा ऑप्शन अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन ग्रीक और चौथा ऑप्शन ए और सी दोनों। बी वाला सही है। साइकोलॉजी शब्द है जी, तो आप लोग भी सुनिएगा भैया, साइकोलॉजी शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। और पहला ऑप्शन है आपका यूनानी, दूसरा ऑप्शन है आपका अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है आपका ग्रीक और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। बताइए अरविंद भाई, बताइए कौन सा सही होगा? क्या? सी। अच्छा, सर्वे में बताइए। क्वेश्चन सुन लीजिए, साइकोलॉजी शब्द है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, साइकोलॉजी शब्द है PSYCHOLOGY। ठीक है, पूरी मीनिंग है ये शब्द है। पहला ऑप्शन है यूनानी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है ग्रीक, चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। अंग्रेजी वाला सर। वेरी गुड, शब्द पूछ रहा है ना। बस यही देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इसमें कम से कम भाषा नहीं पूछेगी। बस ये चीज ध्यान देना है। 80% लोग यूनानी टिक करेंगे इसमें। ठीक है, और जबकि हम जो है लास्ट ऑप्शन ए और सी दे रहे हैं। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाता कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है तो यहाँ पर ए और सी, क्योंकि यूनानी और ग्रीक एक ही भाषा है ना। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या छिपा हुआ है उस चीज को सामने निकाल कर लाना है आपको। इस क्वेश्चन में क्या क्या छिपा हुआ है उस चीज को सामने निकालिए। तो ये शब्द अंग्रेजी है और भाषा अगर पूछ दिया जाए कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है तो यूनानी सही होगा। सभी लोग क्लियर हैं? ठीक है, तो साइकोलॉजी शब्द जो है आपका किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया है। और शब्द कैसा है? अंग्रेजी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वर्ड, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद साइकोलॉजी
फादर ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के पिता या मनोविज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं? विलियम वुंट। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा इसको। मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट और खेल मनोविज्ञान के जनक कोलमिन ग्रिफिथ। खेल मनोविज्ञान के जनक कोलमिन ग्रिफिथ। ऐसे आपके पूरे विषय में कम से कम 20 से 25 फादर ऑफ विभिन्न जो है आपके जो शब्द हैं उनके होंगे। सभी के फादर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट, फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कोलमिन ग्रिफिथ। फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कोलमिन ग्रिफिथ, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट। ठीक है, तो ये जो है आपका जो शब्द है अंग्रेजी हो गया, भाषा यूनानी हो गया। फादर ऑफ साइकोलॉजी आपके हो गए विलियम वुंट और फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कोलमिन ग्रिफिथ। ठीक, तो इसका अर्थ आपको पता है कि साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, यानी कि आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी को हम आत्मा का विज्ञान कहते हैं। और यह बात आत्मा का विज्ञान जो है ये बात सबसे पहले अरस्तु ने बोली कि साइकोलॉजी किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। कहीं पर भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि आत्मा का विज्ञान किसने बताया, तो आप ठीक करेंगे अरस्तु को। ठीक है, आत्मा का विज्ञान यूपी से ही मतलब यहाँ पर है, ये आत्मा का विज्ञान में बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो तो परिभाषा है, वो परिभाषा अलग चीज है। ठीक, वो मैं बाद में बताऊंगा। आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने कहा। आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने कहा। मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? पंपोंजी। मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? पंपोंजी। ठीक है, मतलब पहले तो अरस्तु ने जी ने बताया कि साइकोलॉजी जो है वह आत्मा का विज्ञान है, लेकिन बाद में पंपोंजी ने इसको नकारा कि नहीं, यह आत्मा का विज्ञान नहीं है, यह मस्तिष्क का विज्ञान है। साइकोलॉजी जो है ये किसका विज्ञान है? मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन उसके बाद विलियम वुड आए और विलियम वुड ने क्या बताया कि ये ना तो मस्तिष्क का विज्ञान ना तो आत्मा, ये चेतना का विज्ञान है। तो आप कह सकते हो कि विलियम वुड ने क्या कहा कि साइकोलॉजी आपका चेतना का विज्ञान है। ठीक है, साइकोलॉजी किस चेतना का विज्ञान, तो चेतना का विज्ञान किसने कहा? विलियम वुड। फिर से एक बार रिपीट, आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने। मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? पंपोंजी ने। चेतना का विज्ञान किसने कहा? विलियम वुड। वुड मतलब लकड़ी, WOOD, ये चीज ध्यान रखना है। विलियम वुड, ये किसने कहा आपको? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान विलियम वुड ने बताया, लेकिन बाद में ये सब चीजों को नकारते हुए व्यवहार का विज्ञान इसको कहा गया, और जिसको वुडवर्थ ने बताया। व्यवहार के विज्ञान को किसने बताया? वुडवर्थ ने। फिर से आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने, मस्तिष्क का विज्ञान पंपोंजी ने, चेतना का विज्ञान विलियम वुड और आपका व्यवहार का विज्ञान वुडवर्थ ने। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि व्यवहार का विज्ञान किसने बताया, तो आप क्या कहोगे? वुडवर्थ ने। चेतना का विज्ञान किसने बताया? विलियम वुड, मतलब WOOD, वुड नहीं, वुड। ठीक है, हाँ, विलियम वुड फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये, लेकिन वुडवर्थ ने एक परिभाषा भी दी और उस परिभाषा को इस तरीके से बताया। सभी लोग परिभाषा नोट कर लीजिएगा ये वाली, कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर मन को त्यागा, और बाद में अपनी चेतना त्यागी। चेतना त्यागी और अब व्यवहार को ढंग से अपनाया। देखिए, हमारे पास 4 महीने हैं। 4 महीने पर्याप्त होते हैं, ये आपको पता है। जिस तरीके से हम बताते हैं उसमें सब कंप्लीट हो जाएगा आपका।
ठीक है, तो ये आपको परिभाषा याद रखने की। वुडवर्थ ने सबसे क्या बताया कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर मन को त्यागा यानी कि मस्तिष्क को, फिर चेतना को खोया या त्यागा, और अंत में व्यवहार को ढंग से अपनाया। यह बात वुडवर्थ ने कही। किसने कही? वुडवर्थ ने कही। पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाए कि वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान को कहा गया, तो क्या कहोगे? व्यवहार का विज्ञान कहा गया। क्या कहोगे? व्यवहार का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। पेपर में म्यूट कर लेना थोड़ा सा। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, एक बार नहीं हजारों बार आया है कि मनोविज्ञान जो आपका है वो किसका अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन है। वो मतलब घुमा फिरा के पूछ देते हैं, लेकिन अंततः उसका आंसर क्या सही होगा? व्यवहार से संबंधित ही सही होगा। ठीक है, तो अब जो है अगली जो परिभाषा है पिल्सबरी के अनुसार, ठीक है, पिल्सबरी के अनुसार, तो पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार, पिल्सबरी वर्ड आता है तो आपको मानवीय व्यवहार याद रखना है। पिल्सबरी अगर पेपर में आ जाए कि मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? पिल्सबरी का है। PILSBARY, पिल्सबरी का है। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? पिल्सबरी का है। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? पिल्सबरी का है। क्लियर है? ठीक। उसके बाद क्रो एंड क्रो। अब देखिए भैया, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्रो एंड क्रो, एक बार क्रो आया और एंड फिर क्रो, दो बार आया, और जब दो लोग मिलते हैं तो क्या स्थापित होता है? संबंध स्थापित होता है। अगर दो लोग मिले तो उनके बीच में संबंध स्थापित हुआ। मतलब परिभाषा को याद करने की टेक्निक बता रहा हूं। परिभाषा को याद करने की टेक्निक, परिभाषा को याद करने की टेक्निक, पिल क्रो एंड क्रो यानी कि मानवीय। भैया आप लोग म्यूट कर लीजिए, सभी लोग म्यूट रखिए फोन। नहीं करना हो तो आप लीव कर दीजिए, लेकिन माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ म्यूट रखिए, सभी लोग म्यूट रखिए। जब हमको आवश्यकता पड़ेगी हम पूछ लेंगे आपसे। किसी का माइक खुला हुआ है? ठीक है, अब देखिएगा हमारी बात को बस सुनिए आप लोग, उसी से सब कुछ हो जाएगा कंफर्म। मैंने बताया, पहला बताया मानवीय व्यवहार का विज्ञान है, पिल्सबरी का कथन है ये। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन पिल्सबरी का है। ये क्लियर है? अब देखिए क्रो एंड क्रो, दो लोग आए ना इसमें। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है कि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो। मानव संबंध, दो मानव अगर एक पास आ जाए तो उनके बीच के संबंध बन जाते हैं, दोस्ती हो जाती है। तो मानव संबंध, क्रो एंड क्रो, दो लोग हैं तो मानवीय संबंध याद रखना है वर्ड। मतलब अगर आ जाए पेपर में क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा निम्नलिखित में से है, तो आप क्या कहोगे कि मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और मानवीय संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और मानवीय संबंधों का अध्ययन है, यह प्रकथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। मानवीय संबंध याद रखना है, ठीक है। मानवीय संबंध अगर आप याद रखोगे क्रो एंड क्रो के अनुसार तो हमारी समझ से कोई समस्या नहीं होगी। पेपर में आ जाए मानवीय संबंधों का अध्ययन तो आप सीधा क्रो एंड क्रो को टिक कर दीजिए। फिर वाटसन के अनुसार, वाटसन जैसे सेन वाटसन, आप क्रिकेट के खिलाड़ी को नाम सुने होंगे, सेन वाटसन क्रिकेट का खिलाड़ी है। तो वाटसन को आप कहते हैं क्रिकेट का शुद्ध खिलाड़ी है। आप समझिएगा बात, क्रिकेट का शुद्ध खिलाड़ी है वाटसन। अगर नाम आ रहा है तो आप क्रिकेट में जाइए और बोल दीजिए क्रिकेट का ये शुद्ध खिलाड़ी है, मतलब इसकी परिभाषा में शुद्ध वर्ड छिपा हुआ है।
ऐसे याद रखने की ट्रिक है ये कि वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अब क्या है, कह रहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। देखिए है, शुद्ध वर्ड छिपा हुआ है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? वाटसन का है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वाटसन जो है क्रिकेट के शुद्ध खिलाड़ी, शुद्ध वर्ड को याद रखना है, सिर्फ क्रिकेट से मतलब कोई नहीं यहाँ पर। शुद्ध वर्ड को याद रखिए और आपको समझ आ जाएगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह कथन किसका है? वाटसन का है। ठीक है, हाँ, इस तरीके से ये थोड़ा सा याद करने की ट्रिक होती है, जिससे क्या होता है कि आप आसानी से परिभाषा को पहचान सकते हो। ठीक, वुडवर्थ के अनुसार, एक तो परिभाषा वुडवर्थ ने बताया, पहले आत्मा को ही मन को त्यागा, चेतना को त्यागा, अंत में व्यवहार को ढंग से अपनाया। लेकिन यहाँ पर वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा जो है, अब वुडवर्थ के अनुसार वातावरण के संदर्भ में, मतलब आप वुडवर्थ को याद रखिए, वा से वुडवर्थ, वा से वातावरण, मतलब वुडवर्थ की परिभाषा आ रही है तो उसमें वातावरण शब्द जुड़ा हुआ है। तो वातावरण के संदर्भ में लिखिए सभी लोग, वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में, मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में, वातावरण के संदर्भ में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वासे वुडवर्थ और वासे वातावरण, वातावरण के संदर्भ में वर्ड आप याद रखिए, परिभाषा पेपर में आ जाए, इसी को टिक कर दीजिए आप लोग। कोई एक बोल दे कि जो तरीका हम बता रहे हैं परिभाषा को याद करने का, क्या ठीक है ये? ठीक है ना भाई? देखिए, वाटसन आ जाए, आप शुद्ध विज्ञान, मतलब मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वाटसन शुद्ध क्रिकेट के खिलाड़ी है, ऐसे याद कर लीजिए। क्रो एंड क्रो आ गए, दो लोग आ गए, अब दो लोग के बीच के संबंध होते हैं तो मानवीय संबंध हो जाएगा। क्लियर है ना? ऐसे वुडवर्थ आ गया, वासे वुडवर्थ, वासे वातावरण, वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक, ये आपकी हो गई वुडवर्थ के अनुसार। ठीक है, फिर ये आपकी जो है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं हो गई। इसके बाद खेल मनोविज्ञान की परिभाषा है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, भाई खेल मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, खेल मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो आप कह सकते हो कि खेल मनोविज्ञान का संबंध मनुष्य के शरीर एवं मन की सुयोग्यता से है। मनुष्य के शरीर और मन की सुयोग्यता से है, जबकि खेल मनोविज्ञान का प्रयोग सारी शिक्षा खेलों में विशेष रूप से होता है। भाई हर जगह पर आपको सोचना समझना, आप प्रैक्टिस बनाते हो खेल के दौरान। ठीक है, आप अपने ब्रेन को, दिमाग को चलाते हो कि खिलाड़ी कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, सामने से अटैक करेगा या पीछे अटैक करेगा, डॉज देगा या क्या करेगा, आपको कुछ नहीं पता होता है, लेकिन सब कुछ तो जो है आपके मस्तिष्क का ही काम है ये। ठीक है, तो कुल मिला के मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करें तो खेल मनोविज्ञान का संबंध मनुष्य के शरीर और मन की सुयोग्यता से है। लिखिए, खेल मनोविज्ञान का संबंध, मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। देखिए, खेल मनोविज्ञान का संबंध, खेल मनोविज्ञान का संबंध मानव के शरीर एवं मन की सुयोग्यता से है। एवं मन की सुयोग्यता से है। खेल मनोविज्ञान का संबंध मानव के शरीर एवं मन की सुयोग्यता से है। ठीक है, तो इसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की परिभाषा, डेफिनेशन। ठीक है, लिख लीजिए, खेल मनोविज्ञान की परिभाषाएं कई सारी हैं। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए सिंगर के अनुसार, आप चाहें तो सुन सकते हैं सिर्फ।
ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग लिखे हुए हैं। लिखेंगे हाँ याद आ जाती है। ठीक, सिंगर के अनुसार पहली जो परिभाषा है आपकी वो सिंगर के अनुसार है। तो। तो अब देखिए जैसे ही सिंगर वर्ड आया, ठीक है, और आपके सामने जो हमने इसकी ट्रिक बताई है, तो पहले सारी परिभाषा हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो है इसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो लिखिए, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है। खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है। खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है। खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है। व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है। खेल मनोविज्ञान जो है आपका एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है। जहां पर भी मनोविज्ञान शब्द आएगा, इसका मतलब यह है कि वह अध्ययन सिर्फ व्यवहार और व्यवहार का ही है। वो लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से बता दिया है, वो अलग बात है, लेकिन यह अध्ययन किसका है? व्यवहार का ही अध्ययन है, ठीक है। अब ना तो आत्मा का रह गया, ना ही मस्तिष्क का रह गया, ना ही मन का रह गया, ना ही चेतना का रह गया। अब अगर वर्ड पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप यही कहेंगे खेल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान व्यवहार का ही अध्ययन है। अब सिंगर ने बोल दिया कि एथलेटिक्स में व्यवहार की खोजबीन करता है, एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है। दूसरी परिभाषा लिखिए, रास के अनुसार, रास के अनुसार, हाँ, रास के अनुसार, रास के अनुसार लिखिए, खेल एक आनंदबद्ध, खेल एक आनंदबद्ध कॉमा स्फूर्तिदायक, खेल एक आनंदबद्ध कॉमा स्फूर्तिदायक, आनंदबद्ध कॉमा स्फूर्तिदायक, आनंदबद्ध कॉमा स्फूर्तिदायक सृजनात्मक प्रक्रिया है, सृजनात्मक प्रक्रिया है, सृजनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से, जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से, जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी अभिव्यक्ति करता है, जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो रास ने क्या कहा कि खेल मनोविज्ञान या खेल एक आनंदबद्ध स्फूर्तिदायक सृजनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी अभिव्यक्ति करता है, ठीक। अब डालिए हेडिंग अगली, नन के अनुसार, प्रोफेसर नन, प्रोफेसर नन के अनुसार, नन के अनुसार, नन के अनुसार, ठीक है। तो लिखिए, खेल व्यक्ति की सृजनात्मक गतिविधियों की गंभीर अभिव्यक्ति है। खेल व्यक्ति की सृजनात्मक गतिविधियों की गंभीर अभिव्यक्ति है। खेल व्यक्ति की सृजनात्मक गतिविधियों की गंभीर अभिव्यक्ति है। खेल व्यक्ति की सृजनात्मक गतिविधियों की गंभीर अभिव्यक्ति है, ठीक है। अगली परिभाषा लिखिए, मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल के अनुसार जीवन
मैकडूगल के अनुसार लिखिए जीवन कॉमा संरक्षण, जीवन कॉमा संरक्षण कॉमा अभिवृत्ति, जीवन कॉमा संरक्षण कॉमा अभिवृत्ति और विकास के लिए, अभिवृत्ति और विकास के लिए, अभिवृत्ति और विकास के लिए खेल एक महत्वपूर्ण कारक है, और विकास के लिए खेल एक महत्वपूर्ण कारक है, खेल एक महत्वपूर्ण कारक है, खेल एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, जीवन कॉमा संरक्षण कॉमा अभिवृत्ति के विकास के लिए खेल एक महत्वपूर्ण कारक है। जॉन लूथर के अनुसार लिखिए, जॉन लूथर के अनुसार, जॉन लूथर के अनुसार, जॉन लूथर के अनुसार जॉन लूथर के अनुसार तो जॉन लूथर के अनुसार जो है परिभाषा लिखिए, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार का अध्ययन है। 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 ठीक है, अब देखिए जो पहली परिभाषा है आपकी वो है सिंगर के अनुसार। जो पहली परिभाषा है वो आपकी कौन सी है? सिंगर के अनुसार। अब सिंगर के अनुसार जो परिभाषा है आपकी, जो आपकी सिंगर के अनुसार परिभाषा है उसमें कहा है, क्या कहा है कि खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोजबीन करता है। खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोजबीन करता है। ठीक है, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोजबीन करता है या व्यवहार का खोजबीन करता है। ठीक, अब यहां पर देखिए इसकी ट्रिक देखिए, सभी लोग लिखते रहिएगा। सिंगर ने ठीक है एथलेटिक्स में अब कहीं पर भी अगर परिभाषा आ जाती है कि खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार का खोजबीन करता है। खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में एथलेटिक्स वर्ड अगर आ जाए, एथलेटिक्स में खोजबीन अगर वर्ड आ जाए तो आपको याद रखना किसने कहा है? सिंगर ने। सिंगर मतलब आप जब गाना सुनते हो, आप अपनी प्ले मीडिया में जाते हो, लिस्ट में जाते हो, प्ले लिस्ट में, और वहां खोजबीन करते हो, तो सिंगर क्या करेंगे? खोजबीन करेंगे। मतलब गायक जो है, मतलब आप गायक को खोजते हो ना जा करके। समझिएगा ये सब चीजें, ये जो है ऐसी ट्रिकें हैं कि आप शायद ये परिभाषाएं भूलेंगे नहीं, याद करना कठिन है। 15 अभी परिभाषाएं कम से कम 50-60 हो जाएंगी साइकोलॉजी में, याद नहीं कर पाओगे, लेकिन इस तरह की याद कर लोगे। मतलब सिंगर मतलब गाना, आप गाने को समझिए, गाने को प्लेलिस्ट में खोजबीन करते हो उसकी, ये गाना सुनना है तो सिंगर ने एथलेटिक्स में क्या करना है? खोजबीन। मतलब एथलेटिक्स में सिंगर ने एथलेटिक्स में खोजबीन। ठीक, सिंगर ने एथलेटिक्स में खोजबीन, ये चीज याद रखना है आपको। सिंगर ने एथलेटिक्स में खोजबीन, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो सिंगर ने एथलेटिक्स में खोजबीन के साथ रास को, खोजबीन के साथ रास को आनंदबद्ध तरीके से
संरचनात्मक रूप देखिएगा, से रास को आनंदबद्ध तरीके से सिंगर ने एथलेटिक्स में खोजबीन की और रास ने रास ने आनंदवत बद्ध तरीके से संरचनात्मक रूप से तरीके से, बस याद रखो, आनंदबद्ध तरीके से, संचार ठीक है, आनंदबद्ध तरीके से नन को सजाया, नन को सजाया, मैकडूगल ने जीवन संरक्षण नन को सजाया, ठीक है, नन को सजाया। अब आप लोग समझिएगा इस चीज को, आपके सामने परिभाषा आपकी कॉपी पर लिखी हुई है और आप परिभाषा देखिए, अपनी पहली परिभाषा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की पहली परिभाषा देखिए, उसमें लिखा है कि सिंगर के अनुसार जो परिभाषा दी है, सिंगर के अनुसार जो परिभाषा दी है, और उसमें आपने लिखा है कि खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोजबीन करता है। व्यवहार, तो ऐसे सिंगर ने एथलेटिक्स में खोजबीन, देखिए क्लियर है ना, अगर एथलेटिक्स में खोजबीन व्यवहार का, एथलेटिक्स में व्यवहार का खोजबीन अगर वर्ड आया है, एथलेटिक्स में व्यवहार के की खोजबीन करता है, खोजबीन वर्ड आया है तो सिंगर, खोजबीन शब्द आया है तो सिंगर। गाने प्लेलिस्ट में आप गाने खोजते हो ना, तो सिंगर को वहां से जोड़िए आप, ऐसे याद रहेगा आपको। सिंगर ने एथलेटिक्स में खोजबीन के साथ खोजबीन की और रास को आनंदबद्ध तरीके से। अब रास की परिभाषा समझाइए, लिखा है खेल एक आनंदबद्ध, किसी और परिभाषा में आनंदबद्ध शब्द नहीं मिलेगा आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं, एक एक शब्द आप याद कर लीजिए तो आपको आगे समस्या नहीं होगी भाई। आनंदबद्ध किसी नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की परिभाषा जितनी आप हैं सब निकाल के रख लीजिए, आनंदबद्ध शब्द किसी और परिभाषा में नहीं मिलेगा आपको। तो आपको ये याद रखना है, अगर रास आ जाता है तो रास के अनुसार क्या होगा, आनंदबद्ध तरीके से। रास के अनुसार क्या होगा, आनंदबद्ध तरीके से, आनंदबद्ध तरीके से नन को सजाया, मतलब नन को सृजनात्मक, देखिए लिखा है इसमें, कह रहा है कि खेल व्यक्ति की सृजनात्मक गतिविधियों की गंभीर आवृत्ति है। सृजनात्मक मतलब सजाना, उससे याद रखना है, सृजनात्मक आवृत्ति है। और आगे लिखिए, बाद में ये एक ट्रिक है, बाद में मैकडूगल ने जीवन संरक्षा की अभिवृत्ति की और जॉन लूथर ने एथलेटिक्स में व्यवहार का अध्ययन किया। जॉन लूथर ने एथलेटिक्स में व्यवहार का अध्ययन किया। बस कंप्लीट हो गया। अगर आप ये पूरी लाइनें याद कर लोगे तो आपको कहीं से भी परिभाषा आ जाए, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर यह परिभाषा याद कर लोगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। भाई साथ साथ लिखा, सिंगर ने एथलेटिक्स में खोजबीन की और रास को आनंदबद्ध तरीके से नन को सजाया। बाद में मैकडूगल ने जीवन संरक्षा की आवृत्ति की और जॉन लूथर ने एथलेटिक्स में व्यवहार का अध्ययन किया। अगर इसको याद कर लेंगे, कहीं पर भी पेपर में आ जाए कि खेल व्यक्ति की सृजनात्मक गतिविधियों की गंभीर अभिव्यक्ति है, खेल व्यक्ति की सृजनात्मक गतिविधियों की गंभीर अभिव्यक्ति है। सृजनात्मक मतलब सजाना, सजाया, तो नन के अनुसार होगी परिभाषा। ये किसने दिया? प्रोफेसर नन ने दिया। जीवन संरक्षा की आवृत्ति, तो लिखा जीवन का संरक्षा का आवृत्ति और विकास के लिए खेल एक महत्वपूर्ण कारक है। मैकडूगल, जीवन संरक्षा आवृत्ति वर्ड आ जाए तो मैकडूगल के अनुसार,
जॉन लूथर ने एथलेटिक्स में व्यवहार का अध्ययन, सिंगर ने खोजबीन। देखिए क्लियर है ना। आप लोग भैया बताइए इधर से, कोई लोग एक लोग बताइए क्लियर है। सही है ना भाई। आप सारी परिभाषाओं को याद करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप इस तरीके से अगर आप ये लाइनें सारी याद कर लें तो हमको नहीं लग रहा कोई समस्या आएगी। आप इम्पोर्टेंस से जो मतलब भाई भाषा पेपर में आप यही लाइन को अपने सामने प्रस्तुत करिए और देखिए कौन सा वर्ड फंस रहा है उससे, बस वही टिक कर दीजिए परिभाषा। नहीं तो परिभाषा तो 90% लोग नहीं सही कर पाते हैं। कौन किसने दी समझ में नहीं आता है। कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, हम लोग ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक और परिभाषा लिखिए, के एम बर्न्स के अनुसार। के एम बर्न्स के अनुसार के एम बर्न्स के अनुसार, तो लिखे के एम बर्न्स के अनुसार खेल मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के, खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के, खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कौशल की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर, कौशल की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर, कौशल की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में, खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है, खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है, लागू होने का अध्ययन है। यह बात किसने कही? के एम बर्न्स ने कही, के एम बर्न्स ने कही। खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के, हाँ हाँ, खेल मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान मिला लीजिए एक बार परिभाषा, खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कौशल की बढ़ोतरी, कौशल की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर, कौशल की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है, खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है, खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है। ठीक है, तो अब देखिए के एम बर्न्स के अनुसार, बर्न मीन्स होता है जलना, और जितना अपने आप को जलाओगे धूप में उतनी आपकी कौशल में बढ़ोतरी होगी। कैसे याद रखना है इसको, इस परिभाषा को कैसे याद रखना है? जितना आप अपने आप को जलाओगे मेहनत पसीना बहा करके, जितना आप कठिन परिश्रम करके अपने आप को जलाओगे, कह रहा है कौशल में बढ़ोतरी। सिर्फ आपको वर्ड के एम बर्न अगर परिभाषा आ जाए पेपर में कि निम्नलिखित में से, जैसे परिभाषा लिखी होगी पेपर में, खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कौशल की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है। अब आप पहला ऑप्शन लिखा है नन ने कहा, दूसरा ऑप्शन मैकडूगल ने कहा, तीसरा ऑप्शन आपका जो है के एम बर्न्स ने कहा, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको पता है बर्न मतलब जलना, जितना आप अपने आप को जलाओगे उतने आपके स्किल में विकास होगा, कौशल में विकास होगा, यानी कौशल में बढ़ोतरी होगी, स्किल में बढ़ोतरी होगी। तो के एम बर्न्स के अनुसार अगर परिभाषा आ जाए तो कौशल में बढ़ोतरी को आप अंडरलाइन कर लो, और इसी को अंडरलाइन करके पेपर में जब टिक कर देना, आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा।
किसी भी परिभाषा में कौशल में बढ़ोतरी शब्द आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि सारी हमने परिभाषाएं आपको जो पेपर में पूछी जाती सब दे दी है। सबसे अधिक पूछी जाने वाली परिभाषा मैकडूगल, सबसे अधिक पूछी जाने वाली परिभाषा, और जहां पर मैकडूगल आएगा जीवन संरक्षण की आवृत्ति, बताइए क्या दिक्कत है इसमें। नन जहां पर आए सृजनात्मक तरीके से व्यवहार का अध्ययन, जहां पर जॉन लूथर आए एथलेटिक्स में व्यवहार की का अध्ययन, और सिंगर आए तो खोजबीन, और वाटसन आए तो शुद्ध विज्ञान, क्रो एंड क्रो आए तो मानवीय संबंधों का अध्ययन, पिल्सबरी आए तो मानवीय व्यवहार। बताइए क्या दिक्कत है इसमें। देखो सारी परिभाषाएं हमने आपको बता दी एक लाइन से, जबकि हम क्या है हमने यही किया है कि हर परिभाषा हर मतलब लेखक के अनुसार उसमें हम कुछ ना कुछ क्या किए हैं, उसमें एक ऐसी लाइन को हमने इंडिकेट कर दिया है कि वही लाइन पेपर पर बस मिल जाएगी, हम उसे टिक कर लेंगे। भाई परिभाषा कभी चेंज नहीं होती है। परिभाषा जो लिख दी गई वो जीवन पर्यंत वही परिभाषा रहेगी, उसमें वर्ड नहीं चेंज हो सकते हैं। अगर मैंने परिभाषा वो दे दी है तो मतलब वो परिभाषा सदैव वही रहेगी। आपको परिभाषा देनी आप अपनी दीजिए अलग से, लेकिन उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए ये शब्द महत्वपूर्ण है। के एम बर्न्स के अनुसार आ जाए तो कौशल में बढ़ोतरी। ठीक, बताइए क्लियर है ना इतना? ठीक है। तो इसके बाद डालिए हेडिंग खेल सिद्धांत, प्ले थ्योरी। प्ले थ्योरी, खेल सिद्धांत। बाबा भाई लिख रहे हैं कि नहीं आप? म्यूट हटाइए पहले, म्यूट हटाइए पहले बाबा भाई। अरे लिखिए, आप वही वाला काम कर रहे हैं कॉलेज वाला। कल से प्री बोर्ड स्टार्ट है ना हमारे यहाँ, तो उसका पेपर भी तैयार कर रहा हूँ। अरे पेपर पर हम नहीं, लिखिए भाई, जितने समय क्लास अटेंड करें उस समय लिखिए। बिना लिखे कोई ऐसा दुनिया में इंसान है जो एक बार सुन के जो है पेपर पास कर लेते, लिखना पड़ेगा। अरे वहां आप लोकल थे, काम चल जा रहा था, यहाँ लोकल नहीं है आप। हाँ ठीक है, लिखिए। ठीक, ये सिद्धांत आप लिख लीजिए, लेकिन जरूर खेल सिद्धांत लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ। तो खेल सिद्धांत आप लिखिए। सबसे पहले खेल के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, खेल के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में लिखिए सरप्लस ऊर्जा का सिद्धांत। हाँ, सरप्लस ऊर्जा का सिद्धांत। सरप्लस मतलब अतिरिक्त, सरप्लस का हिंदी अर्थ है होता है अतिरिक्त। हाँ, सरप्लस एनर्जी थ्योरी, इंग्लिश में आप लिख लीजिए इसको सरप्लस एनर्जी थ्योरी। आप लोग बताइए, यूपी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है ये, और यूपी पीजीटी 2021 का भी क्वेश्चन है ये, राजस्थान का भी क्वेश्चन है ये। आप पेपर उठा के देख लीजिए, सभी में ये क्वेश्चन आया है, सरप्लस ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? तो लिखिए, आरपीएससी थर्ड का भी है, सही कह रहे हैं। लिखिए हर्बर्ट स्पेंसर एवं सिलर ने, जर्मन दार्शनिक थे ये लोग, ऐसे लिख लीजिए जर्मन दार्शनिक सिलर एवं हर्बर्ट स्पेंसर। जर्मन दार्शनिक सिलर एवं हर्बर्ट स्पेंसर। सभी लोग वीडियो ऑन करिए, एक बार देखें कौन कौन है आज क्लास में। जर्मन दार्शनिक सिलर एवं हर्बर्ट स्पेंसर, दोनों नाम अगर पेपर में आ जाएंगे तो आपको टिक कर देना है। ठीक है, और एक लिया है, हाँ एक आ जाए तब भी टिक करना है आपको, दोनों आ जाए तब भी टिक करना है आपको। दोनों आ जाए, ए बी दोनों। हाँ नहीं, दोनों एक ही साथ आएंगे, अगर आएंगे। हाँ,
ठीक है। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? शिलर और हर्बर्ट स्पेंसर ने। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? शिलर और हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, तो ये आपका जो है सरप्लस ऊर्जा का सिद्धांत हिंदी में ऐसे ही लिखकर आता है, सरप्लस ऊर्जा का सिद्धांत। सरप्लस है कि सरप्लस? सरप्लस यही होता है, इसका मतलब अतिरिक्त। शिलर एवं हर्बर्ट स्पेंसर, शिलर एवं हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। ठीक है, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। ये जर्मन दार्शनिक थे। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि शिलर जो है कहाँ के निवासी थे या किस, मतलब हाँ जर्मन के, ठीक है, जर्मनी के। ठीक, ये जो है जर्मनी के महान जो है आपके ये फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। ठीक है, शिलर एवं हर्बर्ट स्पेंसर ने सरप्लस ऊर्जा का सिद्धांत दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग ये समझ लीजिए हम नौकरी कर रहे हैं लेकिन ये क्वेश्चन हमने गलत किया था। और ये गलत कैसे हुआ? मतलब धोखे से हमने कार्ल ब्रूस को टिक कर दिया। पहला ऑप्शन कार्ल ब्रूस था, और अगर ये सही हो जाता तो हम अपने घर में नौकरी नहीं कर रहे होते, हम बाहर होते, क्योंकि हम जन्नत चले जाते तुरंत, और जन्नत में बहुत नीचे रैंक हो जाती है। वही कह रहे हैं, ये क्वेश्चन गलत होना अच्छा हुआ। ठीक है, हालांकि 125 क्वेश्चन थे, 125 में 124 क्वेश्चन तो आ ही रहे थे हमको बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, बस सारे क्वेश्चन हमको आ रहे थे, क्योंकि इतना मतलब अच्छा पेपर था। जितना हम मटेरियल पढ़ा देंगे, हम ये मैं गारंटी ले रहा हूं, उससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो खेल के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया, या सरप्लस ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? शिलर एवं हर्बर्ट स्पेंसर। उसके बाद पूर्व अभ्यास का सिद्धांत, यानी कि एंटीसिपेटरी थ्योरी। सिपेटरी थ्योरी, एंटीसिपेटरी थ्योरी। ठीक है, हाँ ये है एंटीसिपेटरी थ्योरी। ये आपकी जो है कार्ल ब्रूस ने दी, कार्ल ब्रूस। ठीक है, ये किसने दिया? कार्ल ब्रूस ने दिया। एंटीसिपेटरी थ्योरी किसने दी? कार्ल ब्रूस ने दी। इसे हम जो है एंटीसिपेटरी को पूर्व अभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं, पूर्व अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, पूर्व अभ्यास का सिद्धांत आप लोग लिख लीजिए। इसे हम पूर्व अभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं, पूर्व धारणा का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्री कॉन्सेप्ट, पहले से जो हमने कल पढ़ाया था, देखिए आप लोग जब मेमोरी और उसके बाद थिंकिंग हमने पढ़ाई तो उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी थी, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग थी, उसको मैंने बताया था कल आपको। हाँ ठीक है, अगर इंग्लिश में याद करें तो ये एंटीसिपेटरी थी। बस इंग्लिश वाला आप याद कर लीजिए, इंग्लिश का मिलना ही है। लेकिन अगर पूर्व अभ्यास का आ जाए पेपर में कि पूर्व अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया, प्री एक्सरसाइज थ्योरी, ठीक है, तो आप हाँ बिल्कुल आ सकता है पेपर में, क्यों नहीं आ सकता है? हम सोचे मतलब ठीक एंटीसिपेटरी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है, आपको याद सब कुछ करना है। सिलेक्शन पाने के लिए छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन बहुत करीब है, सिलेक्शन मात्र 0 किलोमीटर, लेकिन आपको बस दिख नहीं रहा है कि कैसे वो 0 किलोमीटर हमको बोर्ड दिखे, क्योंकि कोहरा इतना पड़ रहा है इस समय। अब जो कोहरे में मेहनत कर लेगा उसको दिखेगा फिर। हाँ, प्री एक्सरसाइज, या इसे हम और लिख लीजिए, इसे पूर्व अभ्यास का सिद्धांत कहते हैं, पूर्व धारणा का सिद्धांत कहते हैं, या भविष्यदर्शी का भी सिद्धांत कहते हैं। इसको लिख लीजिए आप लोग, इसे भविष्यदर्शी का भी सिद्धांत कहते हैं। पूर्व अभ्यास का सिद्धांत, पूर्व धारणा का सिद्धांत,
पूर्व धारणा का सिद्धांत या भविष्यदर्शी का सिद्धांत भी कहते हैं। भविष्यदर्शी का सिद्धांत, ठीक है। और यह सब किसने दिया? इसे हम खेल के पूर्वानुमान का सिद्धांत भी कहते हैं। और लिख लीजिए इसको, खेल के पूर्वानुमान का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके इतने नाम हैं कि कुछ भी पेपर मिल जाए आपको सही करके आना है। और यह सब किसने दिए? मतलब नाम सब एक ही हैं, ठीक है, प्राणी एक ही है, उसके रूप अनेक हैं बस, ठीक। और यह सब दिया किसने? कार्ल ग्रूस ने दिया। किसने दिया? कार्ल ग्रूस ने दिया। पूर्व अभ्यास का सिद्धांत, पूर्व धारणा का सिद्धांत, भविष्यदर्शी का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत या एंटीसिपेटरी थ्योरी, सब किसकी है? ये कार्ल ग्रूस की है, ठीक। ठीक है। अगला लिखिए मनोरंजन का सिद्धांत। वेरी गुड। मनोरंजन का सिद्धांत, GTW पैट्रिक। GTW पैट्रिक, GTW पैट्रिक, GTW पैट्रिक। मनोरंजन यानी कि रिक्रिएशनल थ्योरी, क्या कहोगे आप इसको? रिक्रिएशनल थ्योरी। रिक्रिएशनल थ्योरी, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? रिक्रिएशनल थ्योरी, GTW पैट्रिक। इसे हम पुनः ऊर्जा का सिद्धांत भी कहते हैं। 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 आप ये बताइए, अगर आप कोई, जैसे मान लीजिए आप वर्कआउट अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी भी खेल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बच्चा एक स्किल करते करते बोर हो गया है, तो आपको सामने से दिखने लगता है यार ये जो है थोड़ा सा अब स्किल करने में रुचि नहीं ले रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ऐसा करो थोड़ा सा रिक्रिएशन करा दो। और जैसे ही आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी कराने लगते हो, हंसने खेलने कूदने वाली, थोड़ा सा उनका मनोरंजन हो जाए, तो उनके अंदर तुरंत ऊर्जा फिर से आ जाती है। इसीलिए रिक्रिएशन थ्योरी को पुनः ऊर्जा का सिद्धांत कहा गया। इसीलिए रिक्रिएशन थ्योरी को पुनः ऊर्जा का सिद्धांत कहा गया। क्लियर है ना? और किसने दिया? GTW पैट्रिक ने दिया। रिक्रिएशन थ्योरी किसने दी? GTW पैट्रिक। टालिए हेडिंग में। अगला पुनः स्मरण का सिद्धांत। पुनः स्मरण का सिद्धांत, पुनः स्मरण का सिद्धांत, रिसेप्चुलेटरी थ्योरी। चौथी है आपकी पुनः स्मरण का सिद्धांत। रिसेप्चुलेटरी थ्योरी, स्टैंडले हॉल। किसने दिया? स्टैंडले हॉल ने दिया। रिसेप्चुलेटरी थ्योरी यानी कि पुनः स्मरण का सिद्धांत। पुनः स्मरण का सिद्धांत किसने दिया? स्टैंडले हॉल ने दिया। पुनः स्मरण का सिद्धांत किसने दिया? स्टैंडले हॉल ने दिया। ठीक है। रिसेप्चुलेटरी थ्योरी,
पुनः इसके हम स्मरण के सिद्धांत को पुनः कथन का सिद्धांत भी कहते हैं। लीजिए, इसे पुनः कथन का सिद्धांत कॉमा, इसे पुनः कथन का सिद्धांत कॉमा, पुनः अवलोकन का सिद्धांत, पुनः कथन का सिद्धांत कॉमा, पुनः अवलोकन का सिद्धांत, पुनः कथन का सिद्धांत कॉमा, पुनः अवलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिशन। और इसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये किसने दिया? रिसेप्चुलेटरी थ्योरी किसने दी? स्टैंडले हॉल ने दी। ठीक है, अगला लिखिए, मनोविश्लेषण का सिद्धांत। मनोविश्लेषण का सिद्धांत, हाँ, सिगमंड फ्रायड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आ चुका है ये। मनोविश्लेषण का सिद्धांत। साइको एनालिटिकल थ्योरी, पांचवी है आपकी मनोविश्लेषण का सिद्धांत। ये किसने दिया? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड, इसको हम इंग्लिश में साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहते हैं। मनोविश्लेषण का सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड। कॉग्निटिव थ्योरी, अगली लिखिए, कॉग्निटिव थ्योरी, पिगेट। कॉग्निटिव थ्योरी, छठी थ्योरी है आपकी कॉग्निटिव थ्योरी, COG, कॉग्निटिव थ्योरी। पिगेट, इसका जवाब पिगेट सही होगा। पिगेट, अस्तु गलत है, पिगेट वर्ड सही है। कहीं कहीं पर लिख के पियाजे भी आ गया है, PIYAGY, पियाजे, लेकिन वो पिगेट सही है वर्ड, आप पिगेट लिख लीजिए। हाँ, कहीं का पर लिख के आ गया है पियाजे भी, आप लिख लीजिए ऑब्लिक करके, पियाजे ऑब्लिक करके लिख लीजिए, पिगेट पियाजे। इंग्लिश में सही लिखा हुआ। हाँ, जो भी है, आपको देखो सिलेक्शन पाना है, किताब नहीं छापनी है। आप जो है क्वेश्चन लिखा है, जो ऑप्शन में देखे, बस आपको पढ़ा होना चाहिए, वही टिक कर दो, बस बात खत्म सारी। ठीक है, तो जो आपके खेल सिद्धांत हैं, सरप्लस ऊर्जा का सिद्धांत, ठीक, हर्बर्ट स्पेंसर और सिलर। उसके बाद आपका एंटीसिपेटरी थ्योरी, कार्ल ग्रूस। उसके बाद आपकी रिक्रिएशन थ्योरी, GTW पैट्रिक। उसके आपकी रिसेप्चुलेटरी थ्योरी, स्टैंडले हॉल। साइको एनालिटिकल थ्योरी, सिगमंड फ्रायड। कॉग्निटिव थ्योरी, पिगेट या पियाजे, जो भी लिखा जाए। अगले लिखिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत। ये थोड़ा अलग है, खेल थ्योरी नहीं है, ये खेल थ्योरी नहीं है, इसको अलग से लिख लेना इंपॉर्टेंट करके। सामाजिक विकास का सिद्धांत कौन बताएगा? रूसो। गलत जवाब, नहीं। सामाजिक विकास का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक शब्द का अंतर है। और गलत, सही भैया, अब जवाब सही आया, हर्बर्ट स्पेंसर। लिख लीजिए इसको। हाँ, मैं बताऊंगा आगे, जो आपने अरस्तु जवाब दिया है या रूसो दिया है, मैं उसको भी आगे बताऊंगा।
वो भी कुछ सामाजिक से ही संबंधित वर्ड है, लेकिन सामाजिक विकास का सिद्धांत सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ये आपकी हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। सोशल कॉन्टेक्ट करने की है उसको। ठीक, जी हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन पढ़ने में भी आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो एक एक शब्द को हर जगह से अलग छांट बीन कर रख दीजिए, जो जहां पर आए उसको उसे ही टिक करिए। मैं यहाँ पर इसलिए इसको लिखवा रहा हूँ क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना। भैया म्यूट कर लीजिए आप, ठीक है। तो सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। और क्या नाम है सर्वेश भाई, आप शायद लूमले बता रहे थे। वेरी गुड, अब सही आप आए हैं, ठीक है। तो यहीं पर चाहे इसको लिख लो, सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी, लूमले, सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी, सामाजिक संपर्क का सिद्धांत, हाँ लूमले, सामाजिक संपर्क का सिद्धांत लूमले। हाँ, सामाजिक संपर्क का सिद्धांत, सातवें सामाजिक विकास का सिद्धांत, ये आपका हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक। फिर आठवीं है आपकी सामाजिक संपर्क का सिद्धांत, लूमले, ठीक। सामाजिक संपर्क का सिद्धांत किसने दिया? लूमले ने दिया, लूमले।